हमको बात करनी है सेक्शन नंबर 197 की। और सेक्शन 197 सबसे पहली बात तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो हम लिखना चाहें तो भाई लिख सकते हैं हम कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर कौन सा है? 197। ओवरऑल इस सेक्शन में हमको पढ़ना क्या है कि भाई जो मैनेजरियल पर्सन है आपके, मैनेजरियल पर्सन मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर हुआ, इनको कितनी सैलरी मिलेगी ये हमको पढ़ना है, लिमिट क्या है, प्लस इनके अलावा जो नॉर्मल डायरेक्टर होता है राइट, उसको क्या सैलरी मिलेगी ये हमको पढ़ना है। और हमको दूसरी बात ये देखना है कि भाई अगर मेरी कंपनी में प्रॉफिट कम है या लॉस है तो इनको क्या सैलरी मिलेगी, किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्या लिमिट है, ये सारी चीजें हमको डिस्कस करना है। सेक्शन नंबर कौन सा है? 197। चले तो पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहा है भाई? टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कौन सी कंपनी? बाय अ पब्लिक कंपनी टू इट्स डायरेक्टर, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो एक पब्लिक कंपनी देगी, किसको? किसी भी डायरेक्टर को, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को, मैनेजर को, एक फाइनेंशियल ईयर में वो लॉ ने बोला है शेल नॉट एक्सीड कितना परसेंट? 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। आपको 11% से ज्यादा नहीं देना है, पहली बात, राइट? बहुत ध्यान से। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है भाई कि कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को, नॉर्मल डायरेक्टर, और ये हो गए हमारे मैनेजेरियल पर्सन, आपको एक साल में 11% आप अपना नेट प्रॉफिट निकालो। और जो नेट प्रॉफिट निकालने का जो कैलकुलेशन है वो सेक्शन 198 में आपको बताया है। तो लॉ ने बोला सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट निकालो, नेट प्रॉफिट का आपको कितना परसेंट देना है? मैक्सिमम 11%। ये हुई हमारी एक बात। प्रोवाइडेड दैट कंपनी इन जनरल मीटिंग में ऑथराइज द पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर, मतलब शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाओ, उसमें आप 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा भी दे सकते हो। बट याद रखना साहब, लॉ ने बोला है जो शेड्यूल 5 में जो एक स्लैब वाली लिमिट दी गई है, आप इस लिमिट से ज्यादा रेम्युनरेशन नहीं दे सकते, राइट? तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई आपको रेम्युनरेशन देना है मैक्सिमम 11%। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है भाई? शेयर होल्डर है, उनका पैसा है, अगर ज्यादा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड आपको फिर भी लॉ ने एक लिमिट लगा दी कि शेड्यूल 5 से ज्यादा तो आपको रेम्युनरेशन देना ही नहीं है। ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट, राइट? चले आगे। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो परसेंटेज वाली बात कर रहा है। लॉ ने बोला अगर आपको रेम्युनरेशन देना है टू एनीवन, मतलब मेरी कंपनी में सिर्फ एमडी है, या मेरी कंपनी में सिर्फ होल टाइम डायरेक्टर है, या मेरी कंपनी में सिर्फ मैनेजर है, तो लॉ ने बोला अगर आपकी कंपनी में एक कैटेगरी ऑफ मैनेजेरियल पर्सन है, मतलब मेरी कंपनी में एमडी प्लस होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, मेरी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर प्लस मैनेजर अपॉइंटेड नहीं है, सिर्फ एक कैटेगरी ऑफ मैनेजरल पर्सन है, तो लॉ ने बोला नेट प्रॉफिट का 5% से ज्यादा मत देना। बहुत ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल सब मेरी कंपनी में 2 होल टाइम डायरेक्टर हैं, तो लॉ ने बोला दोनों को मिलाकर 5% से ज्यादा नहीं देना है। याद रखना ये कैटेगरी वाइज लिमिट है, राइट? कैटेगरी वाइज मैनेजरल पर्सन कैटेगरी वाइज लिमिट है। और अगर एक से ज्यादा कैटेगरी के डायरेक्टर हैं, इसका मतलब मेरी कंपनी में एमडी है, मेरी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर है, तो लॉ ने बोला दोनों को मिलाकर नेट प्रॉफिट का 10% से ज्यादा मत देना, राइट? ये हुआ हमारा पहला कॉन्सेप्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? अगर मेरी कंपनी में एक कैटेगरी ऑफ मैनेजरल पर्सन है तो भाई 5%, और अगर मेरी कंपनी में सब एक कैटेगरी ऑफ मैनेजर पर्सन से ज्यादा होते हैं तो फिर लॉ ने बोला है साहब आपको देना है मैक्सिमम 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे, रेम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स who are neither the managing director nor whole time director। लॉ ने बोला है सब हम बात करेंगे सब नॉर्मल डायरेक्टर की। ये जो लिमिट है ये किसके लिए लिमिट है यार? नॉर्मल डायरेक्टर के लिए लिमिट है, बराबर है।
जो ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर है और ना ही होल टाइम डायरेक्टर है, शैल नॉट एक्सीड, लॉ ने बोला 1% ऑफ नेट प्रॉफिट से मत देना ज्यादा। कब? जब आपकी कंपनी में एक एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर भी है। इसका मतलब मेरी कंपनी में नॉर्मल डायरेक्टर है प्लस कोई मैनेजरियल पर्सन है, तो लॉ ने बोला फिर आपको 1% देना है। और अगर मैनेजरियल पर्सन नहीं है तो सिर्फ डायरेक्टर ही है आपकी कंपनी में, तो लॉ ने बोला भैया 3% से ज्यादा मत देना। ये 1%, 3%, 5%, 10% का कॉन्सेप्ट फिर से एक बार रिकॉल करें। अगर आपकी कंपनी में सिर्फ कौन है यार, सिर्फ एक ही कैटेगरी ऑफ मैनेजरियल पर्सन है तो 5%, एक से ज्यादा कैटेगरी ऑफ मैनेजर पर्सन है तो 10%। अगर आपकी नॉर्मल डायरेक्टर को कितना देना है, डिपेंड करता है मैनेजरियल पर्सन है या नहीं है। अगर आपकी कंपनी में मैनेजरियल पर्सन है यस, तो 1% देना है डायरेक्टर को, और अगर नो है तो फिर 3% देना है नेट प्रॉफिट का। राइट, मेरे ख्याल से ये परसेंटेज बिल्कुल क्लियर है कि भाई कितना क्या आपको रेम्युनरेशन देना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई आपको टोटल रेम्युनरेशन देना है 11%। जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके वो ज्यादा कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू शेड्यूल 5 की लिमिट को ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि रेम्युनरेशन अगर आपको देना है मैनेजरियल पर्सन को, आपकी कंपनी में एक कैटेगरी ऑफ मैनेजरियल पर्सन है तो 5%, एक से ज्यादा कैटेगरी ऑफ पर्सन है तो 10%, और नॉर्मल डायरेक्टर की बात करें साहब तो 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट, और अगर कंपनी में दूसरा कोई मैनेजरियल पर्सन नहीं है तो 3% ऑफ नेट प्रॉफिट आपको देना है। आगे, हाउएवर रेम्युनरेशन एक्सीडिंग द अफोरसाइड लिमिट, अफोरसाइड लिमिट मतलब ये 5, 10, 1, 3 वाली, may be paid if the approval of the company is general meeting is obtained by passing स्पेशल रिजोल्यूशन। मेरी कंपनी 5, 10, 1, 3 से भी ज्यादा परसेंटेज दे सकती है रेम्युनरेशन, प्रोवाइडेड आपको एसआर पास करना पड़ेगा एंड कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो इन रीपेमेंट ऑफ एनी ड्यूज टू बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पीएफआई। यस, then prior approval of above shall be obtained before passing SR in general meeting। मतलब अगर कोई डिफॉल्ट किया था, राइट, तो आपको प्रायर अप्रूवल लेनी है। डिफॉल्ट नहीं किया था तो फिर कोई प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत भी नहीं है। तो लॉ ने बोला आप ये लिमिट से ज्यादा भी दे सकते हैं। मतलब लॉ में हर चीज के लिए लिमिट डाल दिया, फिर बोला है कि भाई लिमिट से ज्यादा देना है तो आप दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ हमारा फर्स्ट चार्ट जो हमने बात की है सेक्शन नंबर 197 की। आगे चले, अब एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मैनेजरियल पर्सन एज पर शेड्यूल 5। अब हम बात करेंगे सेक्शन 197 के साथ में हमको पढ़ना पड़ता है शेड्यूल 5। अब शेड्यूल 5 में कौन कौन सी एलिजिबिलिटी कंडीशंस बताई हैं कि आपको अगर अपॉइंटमेंट होना है एज अ मैनेजरियल पर्सन। और मैनेजरियल पर्सन मतलब तीन तरह के पर्सन, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर की बात है। राइट, द अपॉइंटमेंट ऑफ द, अच्छा पार्ट 1 देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से। ओवरऑल अगर हम बात करें शेड्यूल 5 में कितने पार्ट हैं यार, एक है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो कुल मिलाकर सब इसमें हैं आपके पास कितने पार्ट हैं, जो आपका शेड्यूल 5 है इसमें 1, 2, 3, 4 पार्ट हैं, और जो सेकंड पार्ट है इसके सब पार्ट 5 हैं। राइट, बहुत ध्यान से, शेड्यूल 5 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कितने पार्ट हैं यार, 4 तरह के पार्ट हैं। और जो 5 पार्ट है, ये 5 में ये जो सेकंड वाला पार्ट है, सब पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चले शुरू करें। Eligibility for appointment as a managerial person as per Schedule 5. The appointment of MD, whole-time director, manager without the approval of central government only if he satisfy all the following conditions। आपको अगर सारी की सारी कंडीशन फॉलो कर दी तो ही आपका अपॉइंटमेंट होगा उस मैनेजरियल पर्सन का। सबसे पहला पॉइंट, लॉ ने बोला है वो पर्सन को जिसका आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं ऐसा, वो पर्सन को कोई भी इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए फॉर एनी पीरियड, या फिर फाइन लगा हो बट 1000 रुपए से ज्यादा का फाइन नहीं हो। कौन से एक्ट में, ये सारे एक्ट में,
इंडियन स्टैम्प एक्ट हुआ, सेंट्रल एक्साइज हुआ, आईबीसी हुआ, कंपनीज एक्ट, एससीआरए, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम, कंपटीशन, सेबी और भी दूसरे एक्ट हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है भाई, इम्प्रिजनमेंट। अगर किसी व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट एक दिन का भी हुआ, क्या लिखा है यहाँ पर वर्ड, एनी पीरियड। अगर किसी को एक दिन का भी अगर क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट होता है, तो भी समस्या है और फाइन 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड पॉइंट, वो व्यक्ति जिसको हम एज अ मैनेजरल पर्सन अपॉइंट करना चाहते हैं, लॉ ने बोला वो पर्सन को डिटेन्ड नहीं किया गया है। कौन से एक्ट में, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट 1974 वाले एक्ट में। अगर इसमें डिटेन्ड किया है ऐसा पर्सन भी, लॉ ने बोला यार चोर को क्या करोगे अपॉइंट करके एज अ मैनेजरल पर्सन, ये चीज मना कर दी है साफ साफ। अनलेस अदरवाइज अलाउड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दी है तो अलग बात है, अदरवाइज तो आपको ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट नहीं करना है। मिनिमम कितनी उम्र होना चाहिए, 21 साल, मैक्सिमम 70, 70 से ज्यादा है तो एसआर पास करो, एसआर पास नहीं करा तो ओआर प्लस सीजी की अप्रूवल लेना है, ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम 196 में। ही मस्ट बी अ रेजिडेंट इन इंडिया, और वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया। ये 4 कंडीशन फुलफिल करी तो आपने पार्ट फर्स्ट का कंप्लायंस किया है, आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है। अब सवाल है कि भाई रेजिडेंट इन इंडिया मतलब क्या, तो वही इनकम टैक्स वाला कंसेप्ट है क्या, ना, ये अलग कंसेप्ट है। A person staying in India for a continuous period of not less than 12 महीना immediately preceding the date of his appointment as a managerial person and who has come to stay in India for taking up the employment in India, for carrying on a business or vocation in India, लॉ ने बोला साहब ऐसा कुछ काम करने आ रहा है जो कम से कम पिछले 12 महीने में, जब यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो रहा है, अपॉइंटमेंट के प्रीवियस 12 महीने में भारत में रहा हो, लॉ ने बोला ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे यार, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, राइट। और ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ये PRI की रेजिडेंट इन इंडिया वाला, ये कंसेप्ट सिर्फ इसी पर्पस के लिए, राइट। चल, पार्ट 2 में 5 सेक्शन है या 5 सब पार्ट है, राइट। पार्ट 3 क्या बोल रहा है, प्रोविजन एप्लीकेबल टू पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ दिस शेड्यूल, एंड पार्ट 4 बोल रहा है भाई गवर्नमेंट किसी को एग्जम्प्ट कर सकता है एनी क्लास ऑफ कंपनीज को फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस शेड्यूल से। ये हमारा सेकंड चार्ट है सेक्शन 197 का, और हमने इसमें बात की है शेड्यूल 5 की। शेड्यूल 5 के 4 पार्ट, 1 2 3 4, और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है यार, सेकंड वाले का। चल शुरू करें आगे कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे यार पार्ट सेकंड की, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में 4 कंडीशन देख ली हैं, 4 कंडीशन होगी तो अपॉइंटमेंट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में ओवरऑल कितने पार्ट है, 5। चल, फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि भाई रेम्युनरेशन कोई भी कंपनी अगर देती है मैनेजरल पर्सन को, अदर डायरेक्टर और डायरेक्टर को, लॉ ने बोला वो लिमिट के अंदर देना जो 197 में लिखा है। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मतलब 11%, शेड्यूल 5 एंड ऑल, 5%, 10%, 1%, 3%, ये सब चीजें आपको बोली है सेक्शन 1 में। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आपको देता है स्लैब वाइज रेम्युनरेशन बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल, रेम्युनरेशन पेबल बाय कंपनी हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। आपकी कंपनी को प्रॉफिट नहीं है या आपकी कंपनी को इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, लॉ ने बोला फिर भी आप चाहते हो रेम्युनरेशन देना, वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अ मैनेजरल पर्सन और अदर डायरेक्टर अ कंपनी हैज नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। यस, मेरी कंपनी को लॉस हुआ है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, इट मे पे रेम्युनरेशन नॉट एक्सीडिंग दी हायर ऑफ दी लिमिट्स। लॉ ने बोला आप रेम्युनरेशन दे सकते हो, बट याद रखना आप जो रेम्युनरेशन दोगे इट में पे रेम्युनरेशन नॉट एक्सीडिंग दी हायर ऑफ दी लिमिट्स, जो लिमिट में बताई है यहाँ पर लिमिट, इनसे ज्यादा रेम्युनरेशन आपको नहीं देना है। चले, अब ये है आपका स्लैब।
जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है। और ये स्लैब बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। क्या इफेक्टिव कैपिटल इज इक्वल्स टू पेड अप शेयर कैपिटल? ना, इफेक्टिव कैपिटल का एक फॉर्मूला बताया है लॉ में कि भाई क्या फॉर्मूला है, वो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। चले, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर आपकी कंपनी की ये दिया है आपको इफेक्टिव कैपिटल का स्लैब, लिमिट ऑफ ईयरली रेम्युनरेशन पेबल टू ईच मैनेजरियल पर्सन। देखो ध्यान से, ईच मैनेजरियल पर्सन मतलब ये अमाउंट जो नीचे लिखा है ये हम होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर सबको मिलाकर नहीं देना है, हम एक एक व्यक्ति को इतना इतना अमाउंट लुटा सकते हैं। और ये है आपका रेम्युनरेशन अदर डायरेक्टर्स को पे करने के लिए। चले, बहुत ध्यान से, अगर मेरी कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल, याद रखना इफेक्टिव कैपिटल मतलब पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होता है। इफेक्टिव कैपिटल में कुछ चीजों को हम जोड़ते हैं, कुछ चीजों को हम माइनस करते हैं, प्लस माइनस करने के बाद हमारी क्या निकल के आती है, इफेक्टिव कैपिटल। लॉ ने बोला है अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या 5 करोड़ से कम है तो आपको मैनेजरियल पर्सन को जो देना है पैसा, वो कितना देना है, 60 लाख रुपया। और दूसरे डायरेक्टर्स को देना है, वो कितना देना है आपको, 12 लाख रुपया। अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़, याद रखना 5 करोड़ से कम यहाँ पर आएगा, एग्जैक्ट 5 करोड़ है तो वो सेकंड वाले स्लैब में जाएगा। 5 करोड़ या ज्यादा है बट 100 करोड़ से कम है अगर इफेक्टिव कैपिटल, तो आपको ईच मैनेजर रेम्युनरेशन को 84 लैक्स देना है। दूसरे डायरेक्टर को 17 लाख रुपए तक दे सकते हैं आप। अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ या इससे ज्यादा है बट 250 करोड़ से कम है, 250 करोड़ से कम है, तो लॉ ने बोला 120 लाख मतलब 1.20 CR या 24 लाख रुपए दूसरे डायरेक्टर को दे सकते हैं आप। 250 करोड़ या इससे ज्यादा है तो 120 लाख 1.20 lakhs प्लस 0.01% of the effective capital in excess of 250 crores, right? For example, आपकी effective capital 270 crores होती है, तो up to 250 crores तो आपको कितना देना है साहब, 1.20 lakhs, सॉरी 120 lakhs, 1 करोड़ 20 लाख रुपया, 120 लाख रुपया प्लस जो भी 250 करोड़ के ऊपर होगा, 20 करोड़ है हमारे एग्जाम्पल में, 270 करोड़ है तो वो 20 करोड़ का 0.01% निकालो, इतना और आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर कितना है साहब, 24 लाख प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ ₹250 करोड़। ये तो हुआ हमारा रेम्युनरेशन बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल। आगे, रेम्युनरेशन टू प्रोफेशनल डायरेक्टर। प्रोफेशनल डायरेक्टर मतलब वो व्यक्ति जो मेरी कंपनी में प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो लॉ ने बोला ऐसे व्यक्ति को कितना क्या रेम्युनरेशन देना है। रेम्युनरेशन एज पर ए मे बी पेड टू द मैनेजरियल पर्सन और अदर डायरेक्टर हु इज फंक्शनिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। अगर कोई डायरेक्टर है वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो लॉ ने बोला हम फर्स्ट वाले इफेक्टिव कैपिटल के बेस पर आपको रेम्युनरेशन दे सकते हैं। वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो बंदा काम कर रहा है डज नॉट होल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी शेयर्स इन द कंपनी। आप उस कंपनी में कोई होल्डिंग नहीं है, आप क्योंकि प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हो, ग्रुप कंपनी में नहीं है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 2 years बिफोर ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। लॉ ने बोला वो इतनी होल्डिंग कोई भी नहीं होना चाहिए पिछले 2 साल में। प्रोवाइडेड, अगर आपको कोई शेयर्स ईसॉप में मिले हैं, प्रोवाइडेड शेयर्स अलॉटेड अंडर ईसॉप टू एम्प्लॉइज, कितना परसेंट मैक्सिमम, 0.5% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। तो हम ये मानेंगे जैसे कि आपके पास कोई भी होल्डिंग नहीं है, मतलब 0.5% अगर वो प्रोफेशनल डायरेक्टर होल्ड करता तो कोई टेंशन नहीं है। आगे, इज नॉट रिलेटेड, वो प्रोफेशनल डायरेक्टर जिसको आप इफेक्टिव कैपिटल के बेस पर रेम्युनरेशन दे रहे हो, लॉ ने बोला वो बंदा रिलेटेड नहीं है, किससे, डायरेक्टर से, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी या उसकी होल्डिंग कंपनी या उसकी सब्सिडी पिछले 2 साल में जब अपॉइंटमेंट हो जा रहा है, एंड उसके पास ग्रेजुएट लेवल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज, नॉलेज होना चाहिए
जिस फील्ड में मेरी कंपनी काम करती है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे साहब? प्रोफेशनल डायरेक्टर। तो लॉ ने बोला अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आप ऐसे व्यक्ति को इफेक्टिव कैपिटल के बेस पर भी रेम्युनरेशन दे सकते हो। याद रखना, ये जो शेड्यूल 5 का पार्ट सेकंड का सेकंड सब पार्ट है, इसको हम सब पार्ट बोल दें या सेक्शन 2 बोल दें, तो रोमन नंबर में, राइट, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे कंडीशंस क्या क्या है वो हम बात करें थोड़ी सी। ये है आपका थ्योरेटिकल पार्ट, अप्रूवल पार्ट। पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन जो भी यहाँ पर दिया गया है, लॉ ने बोला कौन अप्रूव करे? बोर्ड प्लस कमेटी, सेक्शन 178 सब सेक्शन 1 एनआरसी की बात है। नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी इसको अप्रूव करे। मेरी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, किसका पैसा रीपे करने में? बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, पीएफआई का। अगर किया है तो भैया एसआर पास करना पड़ेगा और इनकी प्रीवियस अप्रूवल, पहले इनसे अप्रूवल लो फिर एसआर पास करो। थर्ड, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन सबसे पहले वाले पॉइंट में अगर आपको देना है, मतलब अगर आपको इफेक्टिव कैपिटल के बेस पर देना तो ओआर से काम चल जाएगा, और अगर आपको प्रोफेशनल डायरेक्टर को देना है तो एसआर पास करना पड़ेगा। सच रिजोल्यूशन शेल रिमेन वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 साल के लिए, राइट। अगर आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कब पास करना है? अगर आप रेम्युनरेशन दे रहे हैं इफेक्टिव कैपिटल के बेस पर। और स्पेशल रिजोल्यूशन कब पास करना? अगर आप रेम्युनरेशन दे रहे हैं प्रोफेशनल डायरेक्टर को। A statement along with the notice calling the general meeting giving to the shareholder। statement मतलब सेक्शन 102 का explanatory statement आपको देना पड़ेगा, राइट। तो ये हमने बात करी कि भाई आपको कितना क्या रेम्युनरेशन देना है, किसको? इफेक्टिव डायरेक्टर्स को, अदर डायरेक्टर्स को, या फिर प्रोफेशनल डायरेक्टर्स को। मेरे ख्याल से ये वाला कॉन्सेप्ट 100% आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। सब चार्ट से थोड़ा सा और पढ़े तो आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगी। आगे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा भाई शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में कितने पार्ट है? 4 पार्ट है, राइट। और ये सेकंड पार्ट में कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। ये वाला हमने पढ़ लिया था भाई कौन कौन सी कंडीशन थी। यहाँ पर हमने पढ़ लिया था कि भाई 197 की लिमिट फॉलो करो। ये वाला स्लैब वाला हमारा कंसेप्ट है। अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड वाला पॉइंट, राइट। चले तो सेक्शन थर्ड ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5, मतलब शेड्यूल 5 का सेकंड पार्ट का सब पार्ट थर्ड। रेम्युनरेशन पेबल बाय कंपनी हैविंग प्रॉफिट और inadequate profit in certain special circumstances। लॉ ने बोला अगर ये सिचुएशन है तो हम आपको फिर एक नई लिमिट दे रहे हैं। In the following circumstances, a company may pay remuneration to a managerial person or other director in excess of the limit provided in scheduled section 2। इसका मतलब ये है कि भाई जो हमने लिमिट देखी है ना इफेक्टिव कैपिटल वाली, उससे भी ज्यादा आपको अगर रेम्युनरेशन देना है तो यहाँ दे सकते हो, प्रोवाइडेड ये अलग अलग सिचुएशन वाइज है। पहला, where the remuneration in excess of the limit specified in 1(2) is paid by any other company and that other company is either a foreign company। कौन सी कंपनी है? फॉरेन कंपनी। लॉ ने बोला फॉरेन कंपनी है, बाहर वालों का पैसा है, जितना देना दो बिंदास, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो सेक्शन 1 की लिमिट मतलब 11% से ज्यादा देना हो आपको, या ओवरऑल आपको स्लैब से ज्यादा देना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और has got the approval of a shareholder in general meeting to make such payment। एक पॉइंट। अगर कोई सेकंड पॉइंट क्या, सेकंड सिचुएशन क्या बोल रही है? अगर कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, द रेम्युनरेशन इज पेड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। भाई नई कंपनी है, बिजनेस चलाना है साहब, आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग वाले डायरेक्टर को रखा है तो भाई वो ज्यादा पैसा लेगा, इनसे ज्यादा आप दे सकते हो, बट 7 साल तक मैक्सिमम। आपकी कंपनी की हालत खराब है, आप सिक कंपनी हो, आपकी कंपनी को रिवाइव करना है। रिवाइवल बाय कौन कर रहा है? रिवाइवल बीआईएफआर, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। लॉ ने बोला आपने मिस्टर ए को अपॉइंट करा है, आपने शर्मा जी को अपॉइंट करा, शर्मा जी का दिमाग तेज है, बट मैक्सिमम जो रेम्युनरेशन दोगे सेक्शन ए सेक्शन बी से भी ज्यादा
तो आप 5 साल के लिए दे सकते हो जब से ये स्कीम ऑफ रिवाइवल अप्रूव की गई है। D point, whether remuneration has been fixed by the board for industrial and financial reconstruction or NCLT तो बात है। E point, where all the following conditions are satisfied, a resolution plan has been approved by NCLT under the IBC code 2016 in relation to such company. The remuneration is paid for a period of 5 years from the date of such अप्रूवल, राइट। ये है आपके पास 5 तरह के पॉइंट। ये 5 याद रखना, ये 5 अलग अलग सिचुएशंस हैं। इन सिचुएशंस में इंडिपेंडेंटली आप रेम्युनरेशन ज्यादा दे सकते हैं और ये लिमिट कौन सी वाली नहीं लगेगी, इन एक्सेस ऑफ सेक्शन 2, मतलब स्लैब से भी ज्यादा रेम्युनरेशन बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर आप फॉरेन कंपनी हो या फिर आपकी कंपनी के शेयर होल्डर ने अप्रूव किया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, नई कंपनी है 7 साल, सिक कंपनी है 5 साल, या फिर रेम्युनरेशन कोई बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन एनसीएलटी ने फिक्स किया तो है। वेयर ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अ रेजोल्यूशन प्लान हैज बीन अप्रूव्ड बाय एनसीएलटी और 5 साल के लिए, प्रोवाइडेड दैट, बट याद रखना आपको थ्योरेटिकली वो एनआरसी से अप्रूवल, रेजोल्यूशन पास वगैरह वो सारी की सारी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। इट कंप्लाई ऑल कंडीशंस, ऑल कंडीशन मतलब हम बात करेंगे साहब ये वाली कंडीशंस की, राइट, ये कंडीशंस की बात है। प्लस आपको ये भी फॉलो करना पड़ेगा, द मैनेजर पर्सन इज नॉट रिसीविंग रेम्युनरेशन फ्रॉम एनी अदर कंपनी, ये भी आपको चेक करना है। आगे, द ऑडिटर और द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफाई करे creditor has provided NOC for his appointment of the managerial person or other director, quantum of remuneration, also certify that there is no default in payment of creditors, all dues of deposit holder are settled on time। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भैया हमने किसी का पैसा नहीं खाया है, हमने सबका पैसा वापस कर दिया है। याद रखना जो सेक्शन 2 में जो कंडीशंस दी गई हैं, एनआरसी वाली, रिजोल्यूशन वाली, बैंक के डिफॉल्ट वाली, लॉ ने बोला वो कंडीशंस तो फॉलो करना है, साथ में आपको ये भी फॉलो करना है, राइट। ये हुआ आपका कौन सा वाला, थर्ड सेक्शन या सब पार्ट सेकंड हुआ पार्ट 2 का। अब हम बात करें साहब ये कंसेप्ट, ये क्या बोल रहा है, शेड्यूल 5 पार्ट 2 सेक्शन 4, परक्विजिट्स नॉट इंक्लूडेड इन मैनेजरियल रेम्युनरेशन। लॉ ने बोला जो भी आप मैनेजरियल रेम्युनरेशन दोगे उसमें क्या शामिल नहीं है, उसमें पर्क शामिल नहीं है। अ मैनेजरियल पर्सन shall be eligible for the following perquisites which shall not be included in the computation of the ceiling on remuneration specified in section 2 and 3। लॉ ने बोला आपको मिलते हैं परक्विजिट्स, बट ये जो आपने लिमिट पैसा आपका जो अमाउंट आया है 84 lakhs 1.20 CR, इसमें ये लिमिट ये वाले परक्विजिट शामिल नहीं होंगे, मतलब ये ओवर एंड अबव है। चल, पहला कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, सुपर एनुएशन फंड, एन्युटी फंड, ग्रेचुटी, एनकेशमेंट ऑफ लीव एट द एंड ऑफ द टेन्योर, मतलब लीव एनकेशमेंट, लॉ ने बोला ये ओवर एंड अबव है। ये कौन सा है हमारा शेड्यूल 5 का। अब हम बात कर रहे हैं इस वाले की, राइट। चले बी पॉइंट, अ मैनेजरियल पर्सन इंक्लूडिंग अ नॉन रेजिडेंट इंडियन shall be eligible to the following perquisites which shall not be included in computation of ceiling of remuneration specified in section 2 और section 3। कौन कौन सा नहीं है अलाउड, किस किस के लिए है ये, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इसमें शामिल नहीं है, हॉलीडे पैसेज फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग आउटसाइड इंडिया और फैमिली स्टेइंग अब्रॉड या एलटीसी ये शामिल नहीं है। मतलब ये वाले परक्विजिट्स आपको मैनेजरियल रेम्युनरेशन में शामिल नहीं होंगे, ये ओवर एंड अबव है, राइट। आगे रेम्युनरेशन पेबल टू, अब ये वाला कंसेप्ट क्या बोल रहा है बहुत ध्यान से। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में शर्मा जी का अपॉइंटमेंट हुआ ए लिमिटेड में, बी लिमिटेड में। अब ए लिमिटेड की फॉर एग्जांपल इस कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल है 150 करोड़ और इस कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल है 255 करोड़ रुपए, या
245 करोड़ रुपीस, 245 करोड़। अब लॉ ने बोला आपको देना है रेम्यूनरेशन, अगर 150 करोड़ रुपए तक होती है तो कितना दोगे आप, या हम थोड़ा सा और इसको कम कर लें, इसमें है आपकी इफेक्टिव कैपिटल से फॉर एग्जांपल 80 करोड़ रुपए, राइट। अब हम लिमिट पे चले अपने स्लैब में, अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ के अंदर है तो आप कितना दे सकते हो, 84 लाख रुपया, और 100 से 250 के बीच में है तो 1.20 CR। बहुत ध्यान से। अब आपकी यहां पर आप कितना 100 करोड़ के अंदर है तो कितना दे सकते हो आप, 84 लाख, और यहां है तो 1.20 CR। अब इंपॉर्टेंट चीज है, लॉ ने बोला ये वही चीज है भाई कि एक व्यक्ति है, राइट, एक व्यक्ति है जो अपने मेहनत करके सीए सीएस बना, बट इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि भाई आप किसी एक ही चीज की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप दो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो वही चीज यहाँ लगेगी कि भाई शर्मा जी हैं, बंदा दिमाग लगाकर ए लिमिटेड में बी लिमिटेड में दोनों कंपनी में बन गया मैनेजरियल पर्सन। अब यहाँ पर इफेक्टिव कैपिटल ए लिमिटेड की 80 लाख रुपए है, और यहाँ 80 करोड़ रुपए है, और यहाँ पर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 245 करोड़ रुपए है। लॉ ने बोला याद रखना, शर्मा जी को दोनों कंपनी से मिलाकर जो भी मैक्सिमम लिमिट है इसके बाहर रेम्यूनरेशन नहीं मिलना चाहिए, 1.20 CR से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। Remuneration payable to a managerial person in two companies, Section 5 of the Part 2 of Schedule 5. A managerial person shall not draw remuneration for one or both companies provided that the total remuneration drawn from the company does not exceed the higher maximum limit admissible from any one of the company of which he is a managerial person. This, the provision of Section 5 of Part 2 of Schedule 5 are subject to the provision of Section 1 to 4 of the Part 2 of the Schedule 5। मतलब ये वाला प्रोविजन सदैव फॉलो करना है। ओवरऑल शर्मा जी साहब दोनों कंपनी से मैक्सिमम 1.20 CR ले जा सकते हैं। याद रखना बी लिमिटेड दे सकती है 1.20 CR, बट एक्चुअल में बी दे रही है साहब इनको 90 लाख रुपए। तो लॉ ने बोला मैक्सिमम ए लिमिटेड से कितना और ले सकते हैं साहब, ये 30 लाख रुपए और ले सकते हैं। ये है आपका कंसेप्ट जो बात कर रहा है, कौन सा वाला, सब पार्ट 5 वाला। अदर डायरेक्टर मीन्स हमने बार बार शब्द देखा है अदर डायरेक्टर, इसका मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी यहाँ कवर है, राइट। ये है हमारा कौन सा कंसेप्ट देखा अभी हमने हमने ये वाला कंसेप्ट, ये रहा। अभी हमको देखना है साहब ये थर्ड और फोर्थ वाला कंसेप्ट। चले, और वो तो वहीं पर देख लिया था साहब, वो कुछ नहीं है काम का, राइट। चले 197 थर्ड और फोर्थ वाला क्या था आपका, ये रहा, प्रोविजन एप्लीकेबल टू पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल, और गवर्नमेंट किसी को एग्जाम्प्ट कर सकता है। चल अब एडिशनल बात करें, 197 पे फिर से आ जाए। इसका नेक्स्ट चार्ट क्या बोल रहा है, अलग अलग पॉइंट्स हैं, बहुत ध्यान से। Any remuneration for services rendered by such director in other capacity shall not be so included if। लॉ ने बोला साहब हमारी कंपनी में एक डायरेक्टर साहब है, अब डायरेक्टर साहब ने साहब वो केमिकल इंजीनियरिंग वाला कोर्स किया है, तो केमिकल इंजीनियरिंग वाला जो आपने कोर्स किया है, तो हमारी कंपनी में एक प्रॉब्लम आई भाई विद रिस्पेक्ट टू केमिकल, डायरेक्टर साहब ने अपना दिमाग पे यूज करके, कैपेसिटी यूज करके साहब वो केमिकल वाली जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया। लॉ ने बोला भाई अगर हम बाहर से बंदा बुलाते तो 2 लाख रुपए देते, तो हमने उस डायरेक्टर को 2 लाख रुपए ऑफर किए हैं। तो लॉ ने बोला वो 2 लाख रुपए क्या मैनेजर रेम्युनरेशन का पार्ट होगा क्या, नहीं होगा, अगर ये कंडीशंस फॉलो कर दी हैं। पहला, जो बंदे ने सर्विसेज दी है वो प्रोफेशनल नेचर की थी, यस। इन द ओपिनियन ऑफ एनआरसी, ओपिनियन ऑफ नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, द डायरेक्टर possesses the requisite qualification, क्या डायरेक्टर के पास रिक्विजाइट क्वालिफिकेशन है क्या, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। सिटिंग फीस को शामिल नहीं करना स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। मैक्सिमम सिटिंग फीस पर बोर्ड मीटिंग 1 लाख रुपए
पर बोर्ड मीटिंग से ज्यादा नहीं होगी। अगर मेरी कंपनी ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, राइट, और ये इंश्योरेंस पॉलिसी डेथ वाली नहीं है, ये इंश्योरेंस पॉलिसी है is taken by a company on behalf of KMP against any liability for breach of negligence। लॉ ने बोला जो भी आपने प्रीमियम पे किया है वो एमआर का पार्ट नहीं होगा। किसका पार्ट नहीं होगा? वो एमआर का पार्ट नहीं होगा। बट अगर उस बंदे ने गलती करी और गिल्टी प्रूव हो गया तो फिर वो एमआर का पार्ट होने वाला है, राइट। आगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्टॉक ऑप्शंस नहीं मिलता, ये ऑलरेडी लिखा है भैया 149 में भी। डायरेक्टर ड्रॉ रेम्युनरेशन एंड एक्सेस ऑफ द लिमिट, ये हम बात कर चुके हैं कि आपको एक्सेस अमाउंट आपको मिलना था 1.20, दोनों कंपनी से मिलाकर आपने ले गए 1.40। लॉ ने बोला 2 साल में वापस करो, रिफंड करो या फिर रखे रहो एज अ ट्रस्टी। इफेक्टिव कैपिटल मतलब पेड अप शेयर कैपिटल एक्सक्लूडिंग एप्लीकेशन मनी, एडवांस कॉल, रिजर्व एंड सरप्लस एक्सक्लूडिंग रिवॉल्यूशन रिजर्व, लॉन्ग टर्म लोन डिपॉजिट्स repayable आफ्टर 1 year excluding working capital loan, overdraft interest due on loan unless funded, bank guarantee, etc. Other short-term arrangement, investment except investment by the investment company, shares debenture उसको छोड़कर, accumulated losses, preliminary expenses not written off, ऐसा सब चीजें प्लस माइनस करके हमारी क्या निकल के आएगी? इफेक्टिव कैपिटल। कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करी 1 लाख रुपए पर पर्सन पे, कंपनी पे 5 लाख रुपए की रेम्युनरेशन लगेगी। 197(2) क्या बोलता है? ऑल रेम्युनरेशन पेड अबव शैल एक्सक्लूड दी सिटिंग फीस, बराबर है। इफ एनी फाइनेंशियल ईयर अ कंपनी हैज नो प्रॉफिट एंड एडुकेट प्रॉफिट, तो कंपनी शैल नॉट पे टू हिज डायरेक्टर इंक्लूडिंग एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर एनी रेम्युनरेशन एक्सेप्ट सिटिंग फीस, तो आपको देनी ही पड़ेगी। 197 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि भाई जो भी आप रेम्युनरेशन दे रहे हो वो डिटरमाइन कहां से होगा? बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ORSR पास करके। This remuneration shall include remuneration payable in any other capacity also. For example, professional services rendered वाली concept, right? और 197 सबसेक्शन 10 क्या बोल रहा है कि भाई जो आपने एक्सेस रेम्युनरेशन विड्रॉ किया है आपको 2 साल में वापस करना है, कंपनी उस रेम्युनरेशन को वेव नहीं कर सकती, प्रोवाइडेड if company has defaulted in a payment of dues to banks, PFI, NCD वालों का आपने डिफॉल्ट कर दिया तो उनकी प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, राइट। मतलब पहले उनकी अप्रूवल लो फिर वेव करने जाओ, अदरवाइज आप वेव नहीं कर सकते। और आपको वेवर के लिए SR भी पास करना पड़ेगा, SR प्लस प्रायर अप्रूवल। डिस्क्लोजर बाय लिस्टेड कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है अपनी बोर्ड रिपोर्ट 134 वाली। The ratios of remuneration of each director to the median employee remuneration and such other detail. The ratio of the remuneration, percentage increase in remuneration of each director, CEO, CFO, company secretary, manager, if any in the financial year. The percentage increase in the median remuneration of employee, सबका remuneration। अरे भाई आप नॉर्मल एम्प्लॉय का तो 7% बढ़ा रहे हो, डायरेक्टर साहब का 22% बढ़ा दिया, क्या लॉजिक है? लिमिट की बात कर रहा है। द नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज ऑन द रोल ऑफ द कंपनी, average percentile increase already made in the salaries of the employees other than managerial person in the last financial year, comparison karo, affirmation that the remuneration as per the remuneration policy of the company। 197 क्या 197 सबसेक्शन 11 क्या बोलता है? in case of no profit or inadequate profit, if schedule 5 is applicable, कौन सा लग रहा है आपके ऊपर? schedule 5, then no provision have the effect of increasing the remuneration except as if it were a schedule 5। मतलब आपकी कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है और आपकी कंपनी के ऊपर schedule 5 लगता है, then no provision shall have the effect of increasing the remuneration except, अगर आप रेम्युनरेशन दे रहे हैं schedule 5 के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बोलता है 197 में कि भाई आपको एक स्टेटमेंट देना है जिसमें नाम शो करना है टॉप 10 एम्प्लॉयज का जो रेम्युनरेशन ड्रॉ करते हैं। इफ एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर was in receipt of aggregate remuneration, कितना मिल रहा है? 1 tens 100 1000 10,000 1 lakh 10 lakh 1 crore 1.02 करोड़,
इनकी लिस्ट दो एक। इफ एम्प्लॉयड फॉर अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, और आपको कितना मिल रहा था, 8.5 लाख रुपए महीना। If employed throughout or part of a financial year was in receipt of remuneration in aggregate or such rate as the case may be in excess of that drawn by the MD whole-time director or holds 2% 2% of the equity shares of the company together with the spouse or dependent children। लॉ ने बोला साहब अगर ये भी आपको डिस्क्लोजर देना है, एक तो टॉप 10 एम्प्लॉयज का देना है पूरे फाइनेंशियल ईयर में जिनको करंट रेम्युनरेशन मिला था 1.02 करोड़, आधे टाइम के लिए अपॉइंटमेंट हुआ तो पर फाइनेंशियल 8.5 लाख रुपए उनकी इन्फॉर्मेशन दो, या जो 2% होल्ड करते हैं और रेम्युनरेशन मिलता है इससे ज्यादा। अब स्टेटमेंट शैल ऑल्सो इंक्लूड, बंदे का डेजिग्नेशन क्या है वो बताओ, कितना रेम्युनरेशन मिल रहा है, काम क्या करता है, क्वालिफिकेशन क्या है, किस तारीख से एम्प्लॉयमेंट चालू हुआ, उम्र क्या है, द लास्ट एम्प्लॉयमेंट हेल्ड बाय सच एम्प्लॉय आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी, the percentage of equity shares held by the employee in the company with the meaning of point C above, whether any such employee is a relative है डायरेक्टर का, ये भी आपको इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। 197 सबसेक्शन 14 क्या बोल रहा है, कमीशन। एनी एमडी होल टाइम डायरेक्टर शेल डिस्क्वालिफाइड, आपको कोई रेम्युनरेशन कमीशन फ्रॉम होल्डिंग सब्सिडी कंपनी ऑफ सच कंपनी प्रोवाइडेड आपने रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दिया है। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में देगा अंडर सेक्शन 143 स्टेटमेंट देगा कि भाई जो भी रेम्युनरेशन पे किया है वो सेक्शन के हिसाब से पे किया है, एक्सेस ऑफ द लिमिट नहीं है। और 197 सबसेक्शन 17 क्या बोलता है, ऑन और फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 any application made to central government under the provision of this act which is pending with the central government shall abate and company within 1 year of such commitment obtain the amendment provision के हिसाब से आपको अप्रूवल लेनी है। ये वाला प्रोविजन टाइम बेस्ड था, राइट। ये है हमारा ओवरऑल सेक्शन 197 का। और सेक्शन 197 के बाद जो आता है वो है आपका सेक्शन नंबर 198। और भाई 198 क्या बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। जो 197 में 11% निकालोगे तो प्रॉफिट्स टू बी इंक्लूडेड, बेनिफिट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट और एनी पब्लिक अथॉरिटी उसको शामिल करना है। प्रॉफिट्स टू बी एक्सक्लूडेड, प्रॉफिट में से क्या क्या हटाना है आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम हटा दो, प्लॉट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स डिबेंचर एक्सेप्ट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी तो अलग बात है वो तो जोड़ेगी, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हटा दो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अंडरटेकिंग हटा दो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कंपनी इसी में एंगेज है तो अलग बात है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हटा दो इफ अमाउंट ऑफ सेल प्राइस इज ग्रेटर देन WDV then maximum credit shall be given of the original cost minus WDV amount को। Change in carrying amount of an asset's liability is recognized in equity reserve including surplus in P&L account और measurement of assets और liability fair value ये देख हटा दो, अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन, रिवैल्यूएशन वगैरह हटाना है। माइनस क्या क्या करना है वो बात है। डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, यूजुअल एक्सपेंसेस, डायरेक्टर रेम्युनरेशन, बोनस, कमीशन, टैक्स ऑन एक्सेस एबनॉर्मल प्रॉफिट, टैक्स ऑन बिजनेस प्रॉफिट फॉर स्पेशल रीजन, इंटरेस्ट, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, कोई भी कंट्रीब्यूशन दिया 181 में चैरिटेबल वाला, डिसअलाउंस लॉसेस, डैमेजेस पेड ड्यू टू लीगल लायबिलिटी, इंश्योरेंस प्रीमियम, बैड डेट, ये सब आपको डिडक्टेबल हैं। और कौन कौन से डिडक्टेबल नहीं होते हैं, इनकम टैक्स अदर देन दोज सी में कवर्ड, कंपनसेशन अदर देन दोज सी में कवर्ड, वॉलंटरी कैपिटल, वॉलंटरी वाला कैपिटल लॉसेस, चेंज इन कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी ड्यू टू रिकॉग्निशन एट द फेयर वैल्यू। तो ये आपको चीजें प्लस माइनस इग्नोर करनी है जब आप कैलकुलेशन करोगे किसका, 198 का, राइट। ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास में जो हमने बात करी है। सेक्शन कौन सा है, 198 की बात।